वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें हमें समझनी होगी। जैसे कि समस्त जीवधारियों में यदि हम बात करें तो समस्त जीवधारियों में वो द्विलिंगी हो या फिर एक लिंगी हो, अर्थात बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी का अर्थ होता है किसी जीव में यदि पुरुष जनन अंग और स्त्री जनन अंग एक ही जीव में प्रस्तुत हो, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट या फिर द्विलिंगी। लेकिन जब हम एक लिंगी की बात करते हैं यानी यूनिसेक्सुअल, ऐसे जीवधारियों में क्या होता है कि उनमें कोई एक या फिर पुरुष जनन अंग रहेंगे या फिर महिला स्त्री जनन अंग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समस्त द्विलिंगी या फिर एक लिंगी जीवधारियों की कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, यानी दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहला जो क्रोमोसोम है वो होता है ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम, जिसको काय गुणसूत्र भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये वे गुणसूत्र होते हैं जिन पर दैहिक लक्षणों के जिन स्थित होते हैं, यानी दैहिक लक्षणों के जिन केवल स्थित होते हैं, यानी उनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं, वो लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं अदा करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण जब हम बात करें इसका क्या अर्थ होता है, यानी जो भी संतान होंगी वो नर होंगी या मादा होंगी। ठीक है, ये जो निर्धारण, इसी को कहते हैं लिंग निर्धारण। तो ये जो ऑटोसोम्स होते हैं वो केवल दैहिक लक्षणों के जीन का ही निर्वाहन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स की बात करते हैं तो इनमें क्या, इनका मुख्य कार्य क्या है? लिंग निर्धारण करना। तो हम यदि वे गुणसूत्र है जो निषेचन के बाद लिंग निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र ही भी कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यदि हम देखें तो मनुष्य में 46 यानी 46 या हम बोल सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े समान होते हैं। ठीक है, सभी मनुष्य में जो, अगर हम बोले सभी मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 या 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है, 44, ठीक है, इनमें से 44 यानी 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं या 22 जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं केवल, लेकिन उनका जो 23वीं जोड़ा यानी जो अंतिम दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखिए, मैंने यहाँ पे दो सिंबल्स प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है मेल यानी पुरुष, और इसका अर्थ होता है फीमेल यानी स्त्री या महिलाएं। अब देखिए हम कैसे इसको याद रखें। ये चिन्ह को याद रखना बहुत आसान है। पहले ज़माने में जो पुरुष होते थे ना वो वैरियस, वो युद्ध करते थे। ठीक है, तो युद्ध में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एरो, वो एरो, तीर कमान यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, ये एरो जैसा लगता है, तो इसका हम लोग मान सकते हैं कि ये एरो जैसा चिन्ह किसके लिए है? मेल के लिए है। ठीक है, पुरुषों के लिए है। लेकिन जब हम इस तरह का चिन्ह देखते हैं तो देखो ये शीशा जैसा लग रहा है ना, आईना को ऐसे पकड़ा जाता था। और हम बोल सकते हैं आईना क्या है? महिलाएं सजती संवरती हैं, तो ये आईना का प्रतीक है। और देखिए ये प्लस साइन, प्लस, और एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो प्लस साइन है ना ये होता है नर्सिंग, है ना, ध्यान, केयरिंग करना, और महिलाएं में केयरिंग नेचर बहुत होता है। तो ये दो चीज़ें हम दिमाग में रख के इस सिम्बॉल्स को याद रख सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा ये जो 44 जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो समान होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं। केवल ये अंतिम जो हम कह सकते हैं जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है महिलाओं में और पुरुषों में। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम पुरुषों की बात करें तो ये क्या है, XY। ठीक है, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये क्या है, XX। तो इसमें से हम समझ सकते हैं जो पुरुषों में क्या है, जो 50% जो होते हैं वो X क्रोमोसोम होंगे और 50% जो होंगे Y क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन अगर यदि हम महिलाओं की बात करें तो वो केवल क्या होता है, X क्रोमोसोम। यहाँ पे और एक खास बात होती है कि स्त्रियों में जो इस 23वां गुणसूत्र के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र तो समान, यानी समान, मैंने अभी बोला कि वे समान होते हैं, परंतु पुरुषों में क्या होता है, जो 23वें जोड़े का एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र की अपेक्षा में काफ़ी छोटा होता है। और जो छोटे होते हैं ना और जो समान होता है, इसे एक काफ़ी छोटा होता है और एक समान होता है, और इसे हम लोग Y गुणसूत्र कहते हैं। जबकि दूसरा गुणसूत्र जो X गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें से जो हम बोल सकते हैं जो छोटा होता है वो हो जाता है आपका Y क्रोमोसोम, और जो इसमें से जबकि जो दूसरा होता है वो गुणसूत्र X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ इसमें से हम लोग एक बात तो हमारा स्पष्ट है कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि X गुणसूत्र के कारण ही हम बोल सकते हैं नारी संतान यानी लड़की, तथा Y गुणसूत्र के कारण नर संतान यानी लड़का उत्पन्न होता है। ये हम और भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे यदि हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखें। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मनुष्यों में किस प्रकार ये लिंग निर्धारण होता है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। ठीक है, XY प्रकार का होता है, और कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे समान होते हैं, परंतु और ये जो समान होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। ठीक है, लेकिन मादा में जो 23वां होता है जोड़े होते हैं, तो मादा में X क्रोमोसोम के एक जोड़े ही होता है, और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षण का निर्वाहन होता है। तो यहाँ पे नर लक्षण को कौन निर्वाहन करता है, Y क्रोमोसोम। अब देखिए एक और बात इधर देखिए, यदि हम यहाँ पे देखिए पेरेंट्स में क्या होंगे, माता होंगे, पिता होंगे, तो ये हो गया, इनमें होगा XY और माता में होगा XX क्रोमोसोम। तो ये है, इसमें जो गैमेट्स तैयार होंगी, जैसे कि पिता में 2 प्रकार के होंगे X और Y, और माता में केवल एक प्रकार का XX। अब इधर देखिए जब इनका जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं नर में से शुक्राणु के समय 2 प्रकार के युग्म बनते हैं, और कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त होता है, और शेष 50% 50% हम Y युक्त कह सकते हैं। इसके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही है, इसमें तो होंगे, मैंने पहले भी बोला है, जो अलिंग होते हैं जो ऑटोसोम वो तो होंगे। तो 44 प्लस XY यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे होंगे आपका 44 प्लस XY, और यहाँ पे भी होगा 44 प्लस XX। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको हाफ आ जाता है गैमेट्स में, तो यहाँ पे होगा 22 प्लस X आ गया, यहाँ पे भी 22 प्लस Y आ गया। ठीक है, इधर यदि हम देखें तो यहाँ पे भी उसी समान 22 प्लस, क्योंकि 50% मैंने अभी बोला ना आपको 50%, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए जब जाइगोट फॉर्म हुआ तब
क्रोमोसोम क्या था, यहाँ से इस पिता से ये एक्स क्रोमोसोम, यहाँ माता से भी एक्स क्रोमोसोम। अब ये दोनों में जब निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो ये जाइगोट फॉर्म किया, अब इसमें देखिए क्या आ गया, इसका 22, इसका 22 यानी 44 और प्लस XX। तो इसमें क्या, तो ये जो संतान होंगी, ये संतान क्या होंगी, ये होंगी महिला यानी स्त्री संतान, ठीक है, फीमेल चाइल्ड। अब फिर देखिए, अगर यही पिता का जो ये एक्स क्रोमोसोम है, फिर से इस एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फिर जो जाइगोट फॉर्म होगा वो क्या होगा, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे 44 प्लस XX, यानी ये भी स्त्री संतान ही पैदा होंगे। अब देखिए, जब ये वाई क्रोमोसोम, तो मैंने अभी बोला आपको, तो ये वाई क्रोमोसोम है वो नर लक्षण का निर्धारक होते हैं, ठीक है। तब यहाँ देखिए, ये वाई क्रोमोसोम अगर इस एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करे तो क्या हुआ, मेल यानी पुरुष संतान, लड़का पैदा हुआ था, ठीक है। ये जो संतान होंगे वो होंगे नर। वहीं पे इधर देखिए, ये वाई क्रोमोसोम है, फिर यहाँ पे अगर एक्स क्रोमोसोम आए तो यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नर हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि 50% जो संभावना है वो होती है फीमेल चाइल्ड की, गर्ल चाइल्ड की, स्त्री संतान की, और 50% जो संभावना है वो हो सकती है नर चाइल्ड की, लड़का की, या फिर हम बोलते हैं मेल चाइल्ड की, ठीक है, मेल संतान की। तो ये है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण कहाँ, मनुष्यों में इस प्रकार का होता है। तो देखिए, इससे बहुत ही स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करते हैं। कि ये जो वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, इसके कारण ही अगर एक्स वाई में से एक्स अगर एक्स के साथ फर्टिलाइज करे तो लेकिन फीमेल होगा, लड़की है कि नहीं, स्त्री संतान। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें, ये वाई क्रोमोसोम यदि एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका मेल चाइल्ड यानी नर संतान। तो इसको मैं यहाँ पे भी 44 प्लस होगा, यहाँ पे भी 44 प्लस। तो ये भी साफ है कि प्रत्येक गर्भ अवस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की संभावना लेकिन 50% 50% ही रहती है। और देखिए यहाँ लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारा समाज है वो लड़की पैदा करने के लिए माता को दोषी देता है, लेकिन ये गलत है। ये अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो धारणा है लोगों की, समाज की, ये बिल्कुल गलत है। और कई बार ऐसा होता है, इस गलत धारणाओं के कारण अनेकों के साथ, उनके साथ अनेक स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ अनेक दुर्व्यवहार भी होता आया है। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि जो वाई क्रोमोसोम, जो पिता होते हैं, जो एक्स वाई जिनका क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, तो जो पिता होते हैं वही हम बोल सकते हैं कि दायित्व उन्हीं का, मतलब उन्हीं ये पिता एक्स वाई के कारण ही क्या है, ये वाई क्रोमोसोम के कारण ही, चाहे वो संतान एक स्त्री हो या संतान पुरुष हो, ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे महिलाओं का यहाँ कोई दोष नहीं होता। हालांकि हम बोल सकते हैं कि 50% संभावना फीमेल चाइल्ड और 50% मेल चाइल्ड का संभावना होता है, ठीक है, संभावना होती है। तो ये रहा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में किस प्रकार का होता है और पक्षियों में, जैसे मुर्गी में, किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।